We will start from where we left in the last lecture. और उसके वो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेसेस को, और उसके बाद हम आज के लेक्चर पे मूव करेंगे जो कि मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन स्ट्रेसेस, जबकि हर तरफ से स्ट्रेसेस लग रही हों। और फिर मोहर सर्कल को देख लेंगे और इसी के दौरान इसके साथ लिंक्ड अप प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस। मिला जुला सा लेक्चर है जिसमें एक से ज्यादा चीजें हैं। पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि अगर एक सैंपल को हम होल्ड करें टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में और उसको यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस दें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में उसकी जो इलोंगेशन है वो हुक्स लॉ के हिसाब से है। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है कि वाई डायरेक्शन में भी उसकी डायमेंशंस चेंज हो रही हैं। वाई और जी डायरेक्शन में वो सिकुड़ रहा है या पतला हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में वो लंबा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट की कंडीशन लग रही है। तो दूसरे लफ्जों में कि वाई और जी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही लेकिन स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। ठीक, इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइजन्स रेशियो के फॉर्म में। और ये जो इसकी वैल्यू है पॉइजन रेशियो की, ये बड़ी रेंज में वेरी करती है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। मेटल्स के लिए ये मोर और लेस 0.3 के आसपास होता है। अभी हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब अगर फोर्स किसी चीज में हर डायरेक्शन में लग रही है, तीनों डायरेक्शंस में लग रही है, फिर क्या होगा? फिर जाहिर है कि किसी भी एक गिवन डायरेक्शन में जो उसकी डायमेंशंस चेंज हो रही हैं उस पे उन सारी फोर्सेस का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा जो उस पे लग रही हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसके साथ तो हुक्स लॉ सीधा सीधा सा आ गया। और उसके बाद जो वाई और जी में लग रही हैं वो थ्रू पॉइजन रेशियो अपने कंट्रीब्यूशन देंगी। ठीक, तो बेसिकली यहाँ लिखा है कि हुक्स लॉ इज अप्लाइड इन कॉम्बिनेशन पॉइजन्स रेशियो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन यानी एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं उनको हमने ओवरलैप कर दिया, इक्वेशन डेवलप कर ली। इसको हम मॉडुलस को बाहर निकाल सकते हैं, पॉइजन रेशियो को थोड़ा बहुत बाहर निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल फॉर्मेट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये सिंपली ये कह रहे हैं कि किसी बॉडी पे अगर एक्स वाई और जी डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रही हैं तो फिर उसकी एक्सटेंशन एक्स में क्या होगी, और इसी तरह से वाई और जी के एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। ये एक्सप्रेशन हमारे काम आएंगे, कुछ तो हम आज देखेंगे और कुछ प्रोबेबली बाद के किसी लेक्चर में, या हमने ट्रायक्सैलिटी में देखी हुई है। दूसरी चीज हमने जो देखी थी पिछले लेक्चर में वो ये कि अच्छा रिकॉल कर लेते हैं कि एक बॉडी है जिसपे कि हर तरफ से फोर्स लग रही है। ठीक, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या कह रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैकेनिक्स है उससे फर्क चीज है। वो ये नहीं देखेगा कि मोमेंट्स क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, वो ये देखेगा अगर फोर्स लग रही है हर तरफ से तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नेट फोर्स जीरो है, उसके ऊपर फोर्स बैलेंस है। अब मटेरियल के अंदर चेंजेस होंगे तो पहली चीज तो ये देखेगा कि बाहर की फोर्सेस जो लग रही हैं उसको मटेरियल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना, ये हम देख रहे हैं। तो उसको देखने का तरीका ये है कि मेरे पास कोई बॉडी थी जिसपे इक्विलिब्रियम में फोर्स लग रही थी, मैंने उसको किसी भी प्लेन से काट लिया। अब काट के आधा हिस्सा मैंने फेंक दिया, जो फेंक दिया उस पर जो फोर्स लग रही थी वो तो गई ना, गायब हो गई। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं जिस सरफेस से काटा है ये वो सरफेस है, इस सरफेस पे मैं अब एक ऐसी रिजल्टेंट फोर्स को मुझे लाना पड़ेगा
जो बैलेंस कर रही होगी इस बचे हुए हिस्से की फोर्सेस को। ठीक, मैं ये क्यों कर रहा हूँ इतना इतनी इतनी भाग दौड़, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ मेटल के अंदर जो फोर्स लग रही है उसका कोई मैं मेजर करूँ। ठीक, तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स वो है जो अब बैलेंस कर रही है इस बचे हुए टुकड़े की फोर्स को। पहले कौन बैलेंस कर रहा था? पहले वो फोर्सेस कर रही थी जो उस टुकड़े पे लग रही थी जिसको मैंने काट के फेंक दिया। ठीक, तो ये फोर्स प्राइमरीली उन फोर्सेस को रिप्लेस कर रही है जो मैंने हटा दी। अच्छा, ये पी फोर्स है, एरिया ए पे लग रही है किसी, तो ये किसी एंगल पे लगेगी रैंडमली। ठीक है ना, कोई शर्त तो नहीं है कि ये इसके परपेंडिकुलर ही लगे, किसी भी एंगल पे लग सकती है। जो फोर्सेस एंगल पे लगती हैं उनको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है। तो मैं आसान क्या करूं? मैं ये करूं कि इस फोर्स, ये जो फोर्स लग रही है इसका मैं साया देख लूं इस सरफेस पे क्या है, तो ये क्या होगा, इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी ये, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस जो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा कंपोनेंट उस पे ले लूं मैं। तो ये कंपोनेंट क्या है? जो z अलोंग द z है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये लाई कर रहा है इस सरफेस के ऊपर, टेंजेंशियल है ये। और मैंने अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है तो इसमें भी जो इस सरफेस है इसमें भी कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसको फिर मैं ब्रेक डाउन कर लो अलोंग एक्स और अलोंग वाई। मैंने क्या किया है कि एक रैंडमली ओरिएंटेड फोर्स को ऑर्थोगोनल सिस्टम में मैंने ब्रेक डाउन करके इसका एक्स कंपोनेंट, वाई और जी निकाल लिए। जो फोर्सेस अलोंग द सरफेस लग रही हैं वो टेंजेंशियल हैं, जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल है। ठीक, ये क्या था? ये एक सरफेस पे बात थी, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम भी हो सकता है ना। यहाँ पे छोटा सा अगर मैं वॉल्यूम ले लूं, इस बॉडी का पूरा थोड़ा सा वॉल्यूम ले लूं मैं, बाकी बॉडी हटा दूं, तो इसके हर फेस के ऊपर ऐसी कहानी होगी। हर फेस के ऊपर दो टेंजेंशियल फोर्सेस होंगी और एक नॉर्मल फोर्स होगी। तो ये क्या है? ये अब एक टेंसर बन जाएगा 9 फोर्सेस का, और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। ठीक है, लेकिन ये वो चीज है जो रियलिटी में एक्सप्रेस कर रही है कि बॉडी के ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। इसकी तरह ये भी देख लें कि इसमें उसूल क्या लगते हैं। तो मैं सिग्मा एक्स किसको कहूंगा? सिग्मा एक्स वो फोर्स होगी जो अलोंग द एक्स एक्सिस लग रही है। ठीक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसको मैंने सिग्मा एक्स कह दिया। अगर ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो फिर ये पॉजिटिव फोर्स है। अगर ये इसके बैक पीछे जाने वाला ये जा रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। आसान। और अब सिग्मा एक्स किस फेस पे लग रही है? इस पे। तो सिग्मा एक्स जो है, ये वाला वेक्टर जो है, जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, वो क्या कर रहे हैं? वो इस सरफेस को रिप्रेजेंट भी कर रही है। याद होगा आपको बेसिक फिजिक्स से कि कोई भी सरफेस का वेक्टर कौन सा होता है? वो होता है जो उसके परपेंडिकुलर लग रहा होता है। तो ये जो सिग्मा एक्स है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है। सही। ये जो टाउ एक्स वाई है, इसका कन्वेंशन क्या है? नंबर एक तो ये पैरेलल टू दिस सरफेस है। ठीक है ना, ये पैरेलल टू दिस सरफेस है। पहली चीज एक्स है। एक्स क्या कह रही है? एक्स ये कह रही है कि ये फेस जो है, ये वाला फेस वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, या ये दूसरी तरह कहने का तरीका ये कि ये एक्स सरफेस पे लग रहा है। एक्स सरफेस कौन सा? एक्स सरफेस वो जिसके परपेंडिकुलर सिग्मा एक्स है, हम ऑलरेडी भी बता चुके हैं। तो ये एक्स सरफेस पे लग रही है और अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है। ये वाली फोर्स कौन सी है? ये भी एक्स सरफेस पे लग रही है और ये जी डायरेक्शन में। इनका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? तो एक्स जो है एक वो फेस है जो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव जगह से काट रहा है, ये पॉजिटिव फेस है। ये पिछला फेस होगा वो नेगेटिव फेस होगा। और वाई जो है वो पॉजिटिव एक्सिस है। तो अगर ये भी पॉजिटिव तो टाउ पॉजिटिव, और अगर ये भी नेगेटिव तब भी टाउ पॉजिटिव। लेकिन अगर इख्तिलाफ राय है तो फिर नेगेटिव नेट टाउ नेगेटिव होगा। ठीक है, एक तरीका ये कन्वेंशन, इसके अलावा भी हो सकती है।
मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ दी हो सकती है। तो ये हम पिछली दफा देख चुके थे। हमने यहाँ तक क्या देखा, हमने देखा कि एक रियल लाइफ सिचुएशन में, जैसे कि ये इंजन में एक पिस्टन का मूवमेंट है, तो इसमें जो फोर्सेस है वो हर किस्म की हर तरफ से लग रही हैं, और एक ये 3D सिचुएशन है। लेकिन अगर इस लिंक को मैं एक लिंक को ले लूँ इसमें से, ठीक है ना, ये हाईलाइट हुआ हुआ लिंक है, तो मैं अपनी जिंदगी आसान कर सकता हूँ ये कह के कि इसके अंदर ये वाली डायमेंशन बहुत पतली है, और नॉर्मली सरफेस के ऊपर जो कन्वेंशन है वो ये है कि जो फोर्सेस होती है किसी भी सरफेस के ऊपर कोई अगर फोर्स ना लग रही हो तो फिर इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से फोर्स जीरो होती है। इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, तो थिकनेस का मैं एज्यूम करते हैं इसके अलोंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि 3D सिचुएशन को 2D में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्लेन स्ट्रेस। प्लेन स्ट्रेस हमारे आज के एजेंडे में प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन था, तो प्लेन स्ट्रेस को हम अभी एड्रेस कर रहे हैं। All these stresses acting in the same plane, तो ये वाला प्लेन है, ठीक, ये वाला प्लेन है। इसको अब जरा आसान तरीके से देख लेते हैं, सिंपल फिगर्स से। ये मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट की ये थिकनेस है। तो अलोंग द थिकनेस हमने कहा कि फोर्सेस को हमने जीरो एज्यूम किया है, तो परपेंडिकुलर टू थिकनेस इधर से ये एक फोर्स, अगर इसको मैं कहूंगा ये सिग्मा एक्स लगा रही है, नॉर्मल है, तो ये सिग्मा वाई हो जाएगी, ये भी नॉर्मल है, और ये टेंजेंशियल फोर्स है एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रेस सिस्टम होगा। नो स्ट्रेसेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट, नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और शेयर टाउ एक्स वाई। इस प्लेट में अगर मैं छोटा सा एक ऐसा क्यूब ले लूं जो कि तीनों डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जर्नल नॉमेनक्लेचर तो ये कहता है कि 9 स्ट्रेसेस का ऐसा टेंसर बनेगा इस किस्म का। अब मैं प्लेन स्ट्रेस की जब बात करूंगा तो मैं ये कहता हूँ परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस को हमने जीरो एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास जी कट किया, यहाँ ये टाउ कट गया और ये टाउ कट गया, जो अलोंग द जी डायरेक्शन था, ये दोनों जी डायरेक्शन में थे। ये वाई सरफेस पे था जी डायरेक्शन में, ये एक्स सरफेस पे था जी डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास स्ट्रेसेस का, और ये जो एक रिलेटिवली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेस टेंसर था वो एक सिंपल में कन्वर्ट हो गया। जिंदगी आसान है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो प्लेन स्ट्रेस क्या करती है कि 3D प्रॉब्लम्स को 2D में रिड्यूस करती है, और एज्यूम करती है कि एक डायरेक्शन में सारी स्ट्रेसेस जीरो है, एक डायरेक्शन में सारी स्ट्रेसेस जीरो है। ये अप्लाई कहाँ होते हैं आम जिंदगी में, एप्लीकेबल टू थिन स्ट्रक्चर्स लोडेड इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एक ऑटोक्लेव या वैक्यूम फर्नेस समझ लें आप। वैक्यूम फर्नेस में क्या होगा, यहाँ पे तो अंदर से प्रेशर दिखाया हुआ है, तो ये प्रेशराइज चेम्बर हो सकता है इस केस में। इसका उल्टा वैक्यूम फर्नेस हो सकती है जहाँ ये उल्टी लग रही है। आइदर वे जो ये थिन सा शेल है इसके ऊपर जितनी भी स्ट्रेसेस लग रही हैं वो एक्सियल है, ये हुक इस डायरेक्शन में लग रही है और एक्सियल इस डायरेक्शन में लग रही है, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, रेडियल डायरेक्शन में अलोंग द थिकनेस कोई फोर्स नहीं है, ठीक। दूसरी एग्जांपल इस पर गियर की है कि जब ये दो गियर्स आपस में चल रहे हैं तो ये गियर, ये ड्रिवन गियर जो है वो ड्राइविंग के ऊपर जो जोर लगा रहा है वो अलोंग दिस सरफेस लगा रहा है, वो ठीक है, अलोंग दिस सरफेस लगा रहा है, और इधर भी स्ट्रेस हो सकती है लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब हम शिफ्ट होते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स और नॉर्मल स्ट्रेसेस पे, ठीक है। ये आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफा इसको करना जरूरी है। बेसिक्स क्या है, कुछ बेसिक्स की मैं कैलकुलेशन में नहीं गया। अगर कैलकुलेशन इसकी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की है तो
कंक्लूजन हम यहाँ देख रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? अगर हमारे पास ये कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर, और हम प्लेन स्ट्रेस की अगर बात करें, तो एक तरफ अलोंग द एक्स एक्सिस कोई फोर्स लग रही है जो बड़ी फोर्स है, वाई पे कोई लग रही है जो छोटी फोर्स है। तो ये कहता है कि जो अगर मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल वो जो परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम वो इसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो जो बड़ी है वो मैक्सिमम, छोटी हो गई मिनिमम, ठीक है। और इसमें शेयर कोई नहीं लग रही। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो ये कब पूरी होंगी? ये उस वक्त पूरी होंगी जब ये मैक्सिमम और मिनिमम एक दूसरे से 90 डिग्रीज के फासले पे होंगे। ये 90 डिग्री के फासले पे होंगे। इसी तरह से शेयर के लिए भी यही फॉर्मूला है कि शेयर भी जो है वो भी 90 डिग्री ही अपार्ट होगा। खैर इसको बाद में देखते हैं। जो शेयर का प्लेन है वो इसके 45 डिग्रीज के ऊपर होगा। ये क्या है? ये 90 डिग्रीज के ऊपर है, ये एंगल 90 डिग्री है। और शेयर जो है इस 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री है, इसके हाफ वे 45 डिग्रीज के ऊपर। तो जिन सरफेसेस के ऊपर सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम लग रहा है उनके 45 डिग्रीज के ऊपर वो प्लेन होगा जिसपे कि टाउ या शेयर मैक्सिमम होगा। इधर शेयर कितना है? इधर शेयर 0 है। अगर मैं इसको यहाँ से काट लूं और किसी एंगल पे मैं अब रिजॉल्व करूं स्ट्रेसेस को, तो अब यहाँ शेयर का फैक्टर आ जाएगा। ये भी चेंज होंगे, सिग्मा पे नॉर्मल भी चेंज होगा और शेयर का फैक्टर आ जाएगा। शेयर चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मैं सरफेस को एंगल चेंज करता रहूंगा। तो कोई एक वैल्यू होगी जिसपे ये शेयर मैक्सिमम होगी 45 डिग्रीज के ऊपर, ठीक। ये प्लेन स्ट्रेन दोबारा स्टार्ट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो छोटे से एलिमेंट होते हैं, हम क्या करते हैं, हम फोर्सेस को किसी भी पूरी बॉडी पे नहीं लगाते, उसके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ले लेते हैं। ये फोर्सेस तो बाहर लग रही हैं, बॉडी के अंदर इनके रिस्पांस में जो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं हम उनको कंसिडर करें। हम एक छोटा एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि बॉडी हमारी होमोजीनियस है, ये कंटिन्यूअस है, ये आइसोमेट्रिक है। और इस सारी कंडीशन के बाद क्या है कि इसके हर हिस्से पे अगर ये यूनिफॉर्म है तो हर हिस्से पे वही कुछ गुजर रही होगी जिस पूरी बॉडी पे गुजरी स्ट्रेस वाइज। स्ट्रेस ऑन ईच एलिमेंट इज सेम एज ऑन द कंपोनेंट, ठीक। तो क्या है कि एक छोटा कंपोनेंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बॉडी को, तो वी फोकस ऑन द एलिमेंट। प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होता है? दे आर द प्लेन्स ऑन विच ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट, नो शेयर स्ट्रेसेस, ठीक। ये वो है जिसके ऊपर प्रिंसिपल प्लेन्स वो हैं, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ये वाले प्लेन, ये वो है इनके ऊपर सिर्फ नॉर्मल लग रही है, शेयर कोई नहीं, शेयर 0 है। तो इनको कहेंगे नॉर्मल तो वो है जो 90 डिग्री पे हो, ठीक। और प्रिंसिपल वो है कि उस पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, उस पर शेयर कोई ना हो। और ऐसे प्लेन्स होंगे वो 90 डिग्री के ऊपर होंगे और उनमें से एक पे फोर्स ज्यादा होगी, एक पे कम होगी। जिस पे ज्यादा होगी वो मैक्सिमम, कम वाला मिनिमम। हमारे केस में जो एक्स एंड वाई है, इसको हम जब एक्स एंड वाई एक रैंडम नंबर है, इस पे कोई भी फोर्स लग सकती है, एक्स एंड वाई, शेयर भी लग सकती है। लेकिन जब हम कहेंगे सिग्मा 1 या सिग्मा 2 तो कन्वेंशन ये है कि सिग्मा 1 का मतलब मैक्सिमम, सिग्मा 2 का मतलब मिनिमम। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। इनका मतलब ये कि जिस सरफेस पे ये लग रही है इस पे कोई शेयर नहीं, जिस पे ये लग रही है इस पे कोई शेयर नहीं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक। तो हमारे केस में सिग्मा एक्स इज एक्चुअली सिग्मा 1 और सिग्मा वाई इज एक्चुअली सिग्मा 2, ठीक। ये जिंदगी आसान थी, सिंपल थी, रिपीट भी हो गई। अब आते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। रियल लाइफ सिचुएशन क्या है कि ये एक बॉडी है, एक एलिमेंट है जिसके ऊपर सिग्मा एक्स लग रहा है,
वाई लग रहा है, टाउ भी लग रहा है, ठीक है ना। ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि इफ शेयर स्ट्रेसेस आल्सो एक्ट, तो एलिमेंट शुड रिप्रेजेंट शेयर स्ट्रेसेस आल्सो, जो लगेगा सब रिप्रेजेंट करेगा। शेयर स्ट्रेसेस जो होती हैं वो नॉर्मली इधर से जो लग रही है, जो इधर से लग रही है, ये वाला पेयर है, ये आपस में पेयर बराबर होते हैं, और ये पेयर भी बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? कि अगर ये बड़ा ये छोटा है तो बॉडी रोटेट करने लगेगी, और हमने ऑलरेडी कहा बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तो ये बराबर होती है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा जो नजर आ रहा है आपको? इसमें कोई प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। क्यों? इसलिए कि शेयर स्ट्रेस लग रही है। तो अब हम क्या करें? अब हम ये करें कि इसको किसी एंगल पे देखना शुरू करें। इस एंगल पे देखें कि इस पे प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी है, नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है, शेयर कितनी है, तो दोनों चेंज होंगी। चेंज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें एक कोई एंगल अल्फा ऐसा आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन विल बी एट एन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल। ये जो वर्टिकल है ये वाला, इससे कोई एंगल अल्फा पे एक ऐसा प्लेन आ जाएगा जिसपे कि ये शेयर जो है ये कम होते 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 जीरो हो जाएगी, ठीक है, वो जीरो हो जाएगी। और इस अब ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, किसी गिवन कोई एक अल्फा एंगल है उसके ऊपर, जहां पर के हमारे पास सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रही हैं, उसमें से सिग्मा 1 इज मैक्सिमम और सिग्मा 2 इज मिनिमम। ठीक, कोई सवाल है किसी का यहां तक? तो ये जो येलो वाला एलिमेंट है, ये जो येलो वाला एलिमेंट है, ये एट एन एंगल अल्फा है, दिस इज द प्रिंसिपल प्लेन। और जैसे हमने कहा सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारी मिनिमम और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस हैं। इसकी अहमियत क्या है? पढ़ क्यों रहे हैं हम इसको? ये क्यों पढ़ रहे हैं हम फेलियर एनालिसिस के कोर्स में? इसलिए कि ब्रिटल मटेरियल्स विल नॉट फेल बाय शेयर, कोई शेयर से फेल नहीं होते। तो हमें कौन सा प्लेन ढूंढना है जिसपे कि शेयर जीरो हो। जब शेयर जीरो होगा तो प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा, और फिर वो कौन से प्लेन से टूटेगा? ऑब्वियसली उससे टूटेगा जिसके परपेंडिकुलर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होगी। इट विल फेल ड्यू टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। तो अगर हमें हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है, उसकी हमने एनालिसिस करनी है, तो हमें ये पता करना होगा कि वो उसका वो कौन सा प्लेन है जो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस पे लगती है। ये एंगल अल्फा हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? मोहर सर्कल से निकालेंगे। ठीक, ये तो बात की बात है। From where the brittle fracture will take place along the maximum principal plane on which sigma 1 is acting। और डिजाइन जो इंजीनियर है अगर ऐसे मटेरियल को हैंडल कर रहा है तो उसको कंसिडर करना होगा कि उसका सिग्मा 1 कितना है और कहां लग रहा है। डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल होते हैं? दे फेल बाय शेयर। तो उसके लिए कौन सा प्लेन ढूंढना होगा? कोई गैस? डक्टाइल के लिए कौन सा प्लेन ढूंढना होगा? उसके लिए वो ढूंढना होगा जिसपे कि शेयर मैक्सिमम लगेगी। ठीक है, शेयर मैक्सिमम कहां लगेगी, कैसे पता करेंगे? हमारे पास एक एलिमेंट है जिसपे सारी फोर्सेस लग रही है, ठीक है ना। हमने कौन सा निकाल लिया था? हमने ये प्रिंसिपल प्लेन निकाल लिया था जिसपे कि शेयर जीरो थी। हमने क्या कहा था शुरू की स्लाइड में? हमने ये कहा था कि मैक्सिमम शेयर जो है वो इसके 45 डिग्रीज के ऊपर होती है। इसके 45 डिग्रीज के ऊपर जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लेन को जिसपे के टाउ मैक्सिमम लग रहा है। ठीक, so it is 45 degrees to the principal plane। और ये जो टाउ मैक्स होगा इसकी वैल्यू इस टाउ से बहुत ज्यादा होगी। यहाँ एरो तो छोटे बड़े शो हो रहे हैं फर्क, लेकिन दिस टाउ शुड बी मच ग्रेटर देन दिस टाउ। तो जाहिर है इस टाउ पे डिजाइन करने से तो मसला हल नहीं होगा। तो वी हैव टू नो टाउ मैक्स एंड वी हैव टू नो द प्लेन एट विच इट इज एक्टिंग। ठीक, so tau max is much greater than tau. Designing is done on the basis of tau max and not tau।
एक मिसाल है टेंसाइल टेस्ट सैंपल की, ये अंदर से हॉलो नहीं है, बेसिकली स्टेट ऑफ स्ट्रेस को शो कर रहा है, और ये जो 45 डिग्री टू द नॉर्मल है, ये बता रहे हैं कि अलोंग द शेयर प्लेन टाउ मैक्स के अलोंग मटेरियल जो है उसका फेलियर हो रहा है। गुड, ये प्रैक्टिकल सैंपल के टूटने की ये वो है फोटोग्राफ है जो बता रही है कि किस तरह से ये अलोंग दिस प्लेन हमारा फेलियर शुरू हुआ है। ठीक है, हमने कहा था कि इसको निकालेंगे कैसे, तो आप लोगों ने भी क्लास में जिन बच्चों ने रिप्रेजेंट किया था वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, तो उसको रिकैप कर लेते हैं सिंपल आसान आसान तरीके से कि अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रही हैं और साथ में ये शेयर स्ट्रेसेस भी लग रही हैं, नॉर्मल भी लग रही हैं और शेयर भी लग रही हैं, प्रिंसिपल नहीं है नॉर्मल है, सॉरी, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस भी हैं और शेयर स्ट्रेसेस भी हैं। तो मोहर सर्कल को इस्तेमाल करके मैं प्रिंसिपल प्लेन्स कैसे निकालूंगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालूंगा और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालूंगा, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर किसी भी गिवन प्लेन पे किसी भी गिवन एंगल पे मैंने निकालना है कि इस पे मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन पे कितनी होगी और शेयर कितनी होगी, वो भी मोहर सर्कल निकाल देगा। और जब एक दफा हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ये, तो फिर तो ये हर एंगल पे निकाल लेगा। मतलब कैलकुलेशन तो मैं एक्चुअल फॉर्मूले डाल के भी कर सकता हूँ, लेकिन हर एंगल के लिए मुझे कैलकुलेशन करना है, जो टीडीएस जॉब, जबकि मोहर सर्कल जिंदगी को आसान कर देता है। तो क्या क्या निकालेगा ये हमारे लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जो कि हमारे फेलियर क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एज्यूम हम ये कर रहे हैं कि इसमें से कोई भी हो सकता है बड़ा छोटा, तो सिग्मा एक्स इज बिगर देन सिग्मा वाई, ठीक है, इट मे बी द अदर वे अराउंड। पहला काम हम क्या करें, हम अपने जो कन्वेंशन है पॉजिटिव नेगेटिव की वो डिफाइन कर लें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम दो कोई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ले लें और उन पे हम ये देख लें कि ये टाउ जो है, इस टाउ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह चाहे कन्वेंशन डिस्क्राइब कर दे। हमने ऑलरेडी जो डीटर की कन्वेंशन है वो ऑलरेडी डिस्कस की हुई, हम वो भी ले सकते हैं। तो एक तरीका ये है जो डीटर से मैच करेगा कि चूज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, और ये पॉजिटिव उस वक्त होगा जब एंटी क्लॉकवाइज हो और नेगेटिव उस वक्त होगा जब क्लॉकवाइज हो। ये मैच करेगा उस कन्वेंशन से जिसको आज हमने डिस्कस किया है शेयर स्ट्रेस की पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। दूसरा काम हम क्या करें, दूसरा ये करें कि हम एक प्लेन ले लें, दो एक्सिस बना लें, एक बना लें हम नॉर्मल स्ट्रेसेस का और दूसरा बना लें शेयर स्ट्रेसेस का। ठीक, तो इसके अलावा हमने प्लॉट करने हैं शेयर स्ट्रेसेस और इसके अलावा प्लॉट करने हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस। कोई भी पॉइंट में ले लूं, प्लेन मेरा कौन सा एक्स वाला लिया, पहले दो सरफेसेस मैंने चुनी थी ना, तो पहले मैंने इस, अच्छा ये याद रखिएगा कि जो पॉइंट है ये क्या चीज है, ये पॉइंट एक्सक्लूसिवली एक वैल्यू डिफाइन हो रहा है नॉर्मल की, और इसके लिए एक वैल्यू टाउ की जरूरत है, एक शेयर स्ट्रेस और दूसरी नॉर्मल स्ट्रेस। तो पॉइंट डिफाइन हो रहा है एक शेयर स्ट्रेस से और एक नॉर्मल स्ट्रेस से। तो इन अदर वर्ड दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए प्लेन, ये पॉइंट एक प्लेन है बेसिकली। हमारे केस में ये वाला प्लेन जो था, इसमें ये सिग्मा एक्स था, कोई इसकी वैल्यू थी जो पॉजिटिव वैल्यू थी, बड़ी थी, वो बड़ी वैल्यू यहाँ प्लॉट कर दी। टाउ की कोई वैल्यू थी वो हमने इस एक्सिस पे ली, यहाँ प्लॉट कर दी। पॉजिटिव इसको क्यों लिया टाउ को, इसलिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसको पॉजिटिव क्यों लिया, इसलिए कि ये टेंसाइल है, ये उल्टा कंप्रेसिव नहीं है। ठीक, दूसरी वैल्यू हमने ली सिग्मा वाई की, ये भी पॉजिटिव है, ये टेंसाइल है, ये लोड लग रहा है, तो ये यहां से यहां सिग्मा वाई आ गया। जो ये वाला एक्सिस था इसमें ये क्लॉकवाइज है टाउ इसका, तो टाउ हमने क्या किया, नेगेटिव ले लिया।
हमारे पास अब दो प्लेन्स के ये दो पॉइंट आ गए। ये पॉइंट है इस प्लेन का जो टिक हुआ है, और ये पॉइंट है इस प्लेन का जो यहाँ टिक हुआ है। उसके बाद क्या किया, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ा और यहाँ पे हमने एक प्रकार रख के और ये सर्कल लगा दिया। ठीक है ना, ये सर्कल लगा दिया। ये इस सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस इसके बराबर है या नहीं है। और ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है टाउ की, जो कि इस सर्कल में। अच्छा, इस सर्कल का जो हर इस सर्कमफ्रेंस का हर पॉइंट क्या है, इसका हर पॉइंट एक प्लेन है। हर पॉइंट एक प्लेन है, क्योंकि हर पॉइंट डिफाइन हो रहा है एक नॉर्मल और एक शेयर स्ट्रेस से। और ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है। ये इसमें शेयर स्ट्रेस की ये वैल्यू है और नॉर्मल स्ट्रेस की ये वैल्यू है। मैक्सिमम शेयर डिफाइन हो रहा है यहाँ से। इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू ये है, आसान, और सबसे कम वैल्यू ये है। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी हमारे पास आ गई। ठीक, हम थोड़ा सा वर्क करें तो हम इन फॉर्मूले तक भी पहुंच सकते हैं। उनकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन इसी फिगर से ये फॉर्मूले निकालना भी कोई मसला नहीं है। एक और मिसाल ले लेते हैं, जहां पर एक सिंपल सा केस है कि हमारे पास यहाँ एक टेंसाइल फोर्स लग रही है और एक कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो जो सिग्मा एक्स जो है ये पॉजिटिव है, सिग्मा वाई नेगेटिव है, और शेयर स्ट्रेस 0 है इस केस में। फिर हम वापस प्लॉट पे आ जाए, हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी कहीं इधर, इसकी वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ कहीं नेगेटिव आ जाएगी। वो हमने कर दिया। अब इन दोनों का बीच ले ले और वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास क्या आ गया, एक ऐसा सर्कमफ्रेंस आ गया जिसपे सारे प्लेन्स की कहानी मौजूद है। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम तो जाहिर यही होनी है। क्यों होनी है, इसलिए कि इस पर टाउ ऑलरेडी 0 है। टाउ 0 का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। इनमें से जो बड़ी है वो मैक्सिमम है, जो छोटी है वो मिनिमम। और ये आ गई मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारे पास इस प्लेन में आएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू टाउ की। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इस फिगर से भी निकल सकता है। आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का है प्लेन स्ट्रेन, जो रह गया। अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इसमें अलोंग द एक्स डायरेक्शन हम एक जोर लगा रहे हैं, क्या होगा, जब एक्स डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं तो मटेरियल यहाँ से दबेगा। जब इधर से दबेगा तो यहाँ से फैलने की कोशिश करेगा, इधर से फैलने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर मेरा जो चेंज इन डायमेंशन है वो नेगेटिव है, तो यहाँ चेंज इन डायमेंशन फैलेगा, पॉजिटिव होगी, या भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको ऊपर और नीचे इसको कोई दो रिजिड बॉडीज में रख दूं। यहाँ मैं ये डायरेक्शन और इस डायरेक्शन है इसको चेंज ना होने दूं, जैसे कि फोर्जिंग के दौरान होता है या रोलिंग के दौरान होता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अब जोर तो मैं यहाँ से लगा रहा हूं, तो क्या यहाँ ही फैल सकता है, नहीं फैल सकता। यहाँ स्ट्रेन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन इज 0 अलोंग द z डायरेक्शन। ठीक, फैलेगा इस डायरेक्शन में। तो ये क्या चीज है, ये प्लेन स्ट्रेन है। प्लेन स्ट्रेन का मतलब एक प्लेन में स्ट्रेन 0 है। It will expand in the y direction, but rigid top and bottom surfaces will resist change in z direction. तो strain along z is 0. इस डायरेक्शन में जब ये हिल ही नहीं सकता तो स्ट्रेन कहां से आएगा। लेकिन जब ये हिल नहीं सकता, क्यों नहीं हिलेगा, इसलिए कि यहाँ सरफेस रोक रही है। ये रोक रही है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस तो लग रही है ना। रोकने का मतलब ही यही है कि नेगेटिव स्ट्रेस लग रही है जो रुकावट बनी है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इन जी लगेगी। सिंपल ये कि यहाँ स्ट्रेन 0 है, यहाँ स्ट्रेन 0 नहीं हो सकता इन दोनों में। या एक तरफ से दबा रहा हूं तो दूसरी तरफ फैल रहा है, और ये सारी डायरेक्शंस में स्ट्रेन मेरे पास 0 नहीं होगा। ये एक जनरल फॉर्मूला था जो आज ही हमने डेवलप किया। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी,
क्या होगी? जब ये z 0 है तो इसको मैं 0 के बराबर रख दूं यहाँ पे। जब इसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा तो मेरे पास जिंदगी आसान हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो z डायरेक्शन में इसको रुकावट बनी हुई है जो स्ट्रेस, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या लिंक रिलेट कर सकता हूँ मैं x और y की स्ट्रेसेस के साथ। तो ये आज का लेक्चर कंक्लूड हो रहा है। कोई सवाल है बच्चों? कोई सवाल है? नो सर।